What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Still Love Family। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, ये हमारी रिवीजन सीरीज होती है जो कि संडे को आप लोगों को देखने को मिलती है। आप लोगों से मैंने पूछा था, कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया कि सर रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि जब साल आता है तो साल में आते आते आप लोग फिर बीच में जो भी चीजें चलती हैं तो उसको ढंग से रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो पूरा वीक में जो भी आप लोग की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं यहाँ पर कवर करूंगा। पर लेकिन फिर से यही बात है, जो पूरे वीक में वीडियो देखेगा उसी को इसका मेन फायदा देखने को मिलेगा। अगर आप लोग सोचे कि ये ऑल्टरनेटिव हो गया पूरे वीक की वीडियो का, तो फिर देखिए आप लोगों का नुकसान होगा। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है कि ऐसा कुछ आप लोग ऑल्टरनेटिव देख सकते हैं, तो फिर देखिए इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग खुद लेनी होगी, क्योंकि सारी चीजें कवर नहीं की जा सकती। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रिवाइज किए जा सकते हैं, तो सारी तो देखिए वही बोला जाता है कि एक तो साइड में बोलते हैं कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, एक बोलते हैं कि मंथली एक मैगजीन पढ़ लो। तो देखिए मैगजीन ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता है, मैगजीन अपनी जगह वो रिविजन के पॉइंट ऑफ से आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ये वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पर आज प्रीलिम्स आप लोगों का हो ही रहा है, तो आगे आने वाले टाइम के लिए प्रीलिम्स के लिए या फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा ईपीएफओ या फिर जो स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनके लिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली हैं। बाकी और भी एग्जाम में जहां पर भी करंट अफेयर पूछा जाता है, एसएससी बैंकिंग में भी आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। तो इसलिए अच्छे से चीजों को रिवाइज कीजिए। इसकी पीडीएफ वैसे मैंने लास्ट टाइम भी दे दी थी, पर लेकिन मुझे लगता नहीं है पीडीएफ देनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम वही चीजें रहेंगी जो आप लोग की ऑलरेडी पीडीएफ में है। तो कंप्लीट पीडीएफ आप लोग रिवाइज कीजिए। इसके चक्कर में पढ़कर फिर आप लोग उसको नहीं देखेंगे तो ये मुझे लगता है कि एक तरीके से अपने साथ में आप लोग अन्याय करेंगे, बहुत सारा पोर्शन आप लोग का छूट जाएगा। ठीक है, तो ये अक्टूबर का फर्स्ट भी लिखा हुआ है, पर लेकिन सितंबर के भी 3-4 दिन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और अक्टूबर के जो आज तक के हैं, यानी कि अक्टूबर के आप लोगों को जो टाइम देखने को मिल रहा है इसका, तो ये टोटल यहाँ पर रिवीजन आप लोग का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए अच्छे से। जितना अगर कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने जो इन्फॉर्मेशन है, इसमें बात की जा रही है 4th एडिशन ऑफ इंडिया एंड जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जब भी किसी डिफेंस के एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं, और खासकर यूपीएससी में भी कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर किसी भी वनडे टाइप के एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो चौथा एडिशन जो है यहाँ पर ये जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, जिसको JIMEX यानी कि जापान और इंडिया मैरीटाइम यानी कि नेवल एक्सरसाइज के बारे में बात की जा रही है। तो ये आप लोग यहाँ पर बाइनली यानी कि एक तरीके से आप लोगों को 2 साल में एक बार देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिली सितंबर के महीने में 2020 में। इससे पहली बार जो यहाँ पर ये एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिली थी, ये अक्टूबर के महीने में देखने को मिली थी 2018 में। तो एरिया भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। अब की बार यहाँ पर नॉर्थ अरेबियन सी में आप लोगों को देखने को मिल रही है। पहली बार आप लोगों को विशाखापत्तनम के अंदर ये एक्सरसाइज देखने को मिल रही थी। अगर आप लोग यहां पर देखिए तो यहां पर ये है अपनी प्यारी कंट्री, बीचों बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये हो गया अरेबियन सी। ठीक है, तो यहां पर अरेबियन सी में देखने को मिली, और इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें तो विशाखापत्तनम में आप लोग यहां पर ये देखने को मिली। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखिएगा ये है यहां पर विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के अंदर में। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन आप लोग रखा कीजिए, खासकर मैप बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड। तो ये जो सीरीज ऑफ एक्सरसाइज है यहाँ पर जनवरी 2012 में इसको स्टार्ट किया गया था। स्पेशल फोकस ये था कि कैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी हम लोग कर सकते हैं, उसमें कोऑपरेट एक दूसरे के साथ में कर सकते हैं। और जापान हमारी कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर है कई सारे फील्ड में, जिनमें से मैरीटाइम सिक्योरिटी एक फील्ड है यहाँ पर। जो यहाँ पर JIMEX 20 है, यहाँ पर ये इनहेंस करेगी कोऑपरेशन कि कैसे हम लोग कॉन्फिडेंस ला सकते हैं एक दूसरे कंट्री की नेवीज के अंदर, और कैसे हम लोग अगर कल को कोई भी प्रॉब्लम आती है एक दूसरे को एज ए फ्रेंडशिप के तौर पर यहाँ पर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और रिसेंटली अभी जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बने हैं, शिंजो एबे ने अपना जो पद है वो छोड़ दिया है बीमारी के चलते। तो नए प्राइम मिनिस्टर जापान के कौन बने हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों को बताया था, चलिए रिवीजन कर लीजिए। नीचे आप लोग उनका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं। न्यूज है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस एजेंसी के बारे में। तो इसका नाम है यहाँ पर, जो इंश्योरेंस एजेंसी को बेसिकली एक तरीके से रेगुलेट करती है और एक तरीके से डेवलपमेंट का काम करती है। तो यहां पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI की बात की जा रही है। इसके द्वारा अभी आइडेंटिफाई किया गया है 3 इंस्टीट्यूशन को। पहला तो आप लोगों को पता है LIC होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा यहां पर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC। तीसरा यहां पर द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो यहां पर ये 3 जो इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री में, इनको डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली यहां पर इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन है, बेसिकली इंश्योरर है, उसकी कैटेगरी में इनको रखा गया है। कहने का मतलब क्या है आप लोग समझिए। अगर छोटी छोटी कंपनी है हमारी कंट्री में,
तो कल को ऐसा होगा कि उनको फंडिंग नहीं मिली, कोई और प्रॉब्लम आ गई तो फेल हो जाएंगी, यानी कि उनका एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं रह पाएगा। बड़ी बड़ी जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है और एक टैग लाइन यूज की जाती है, टू बिग टू बी फेल। टू बिग टू बी फेल मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ऐसी एजेंसीज जो फेल होने के लिए काफी बड़ी है, यानी कि वो फेल नहीं होगी, ऐसी एजेंसी को सपोर्ट करो और इसको सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंस एजेंसी का नाम आप लोग दो। तो यहां पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI जो है यहां पर, वो यहां पर बेसिकली इस फील्ड में काम कर रही है और 3 ऐसी इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री में जिसको DSSII के दर्जा यहां पर दिया गया है। ये एक तरीके से यहां पर जो इंश्योरेंस है हमारी कंट्री में उसको सपोर्ट करने के लिए, तो ये 3 पब्लिक जो सेक्टर इंस्टीट्यूट जो यहां पर इंश्योरर हैं उनको किस तरीके से जो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स में चीजों को सपोर्ट कर सकते हैं, अगर रिस्क होता है कोई इस तरीके से कोई भी मैनेजमेंट कल्चर में, तो उनको आइडेंटिफाई करके सपोर्ट करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ में यहां पर रेगुलेटरी जो सुपरविजन रहेगा यहां पर IRDAI का, वो भी यहां पर इनहेंस होगा। आखिर ये कॉन्सेप्ट कहां से निकल कर आया, तो इसके बारे में आप लोगों को अभी बताऊंगा। उससे पहले आप लोग थोड़ा सा IRDAI के बारे में जानिए। IRDAI हमारी कंट्री में एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा बनाई गई बॉडी है हमारी कंट्री में, जो कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करने का काम करती है। तो इसको हमारी कंट्री में लाया गया था एक एक्ट के थ्रू 1999 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहां है। नॉर्मली आप लोगों को जो हेडक्वार्टर है आप लोगों को कई जगह देखने को मिलते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ऐसे सिटीज में देखने को मिलते हैं, पर लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा। इसका हेडक्वार्टर पहले दिल्ली में हुआ करता था 2001 तक, पर लेकिन इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर आज के में हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की कैपिटल है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर अभी बना दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। कौन है आज की डेट में चेयरमैन यहां पर, ये आप लोग बताइए। मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता हूं। जिस तरीके से आप लोगों ने यहां पर ये इंश्योरेंस के बारे में जाना, इसी तरीके से हमारी कंट्री में बात करते हैं बैंक के बारे में। वहां तो इंश्योरेंस के लिए यहां पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहां पर काम करती है, पर लेकिन जब बैंक के बारे में हम लोग रेगुलेट का काम करते हैं तो हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक आ जाता है ये सारी एक्टिविटीज करने के लिए। तो DSIB यानी कि डोमेस्टिकली जो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक जो इंपोर्टेंस बैंक है उसके बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री में इसको एक प्रॉपर प्रोविजन के तहत इस एक्टिविटी में डाला गया है, टू बिग टू बी फेल, यानी कि एक तरीके से काफी बड़े हैं, फेल नहीं हो पाएंगे। खासकर ऐसे बैंक जिनके पास में जो एसेट्स है यानी कि जो उनकी धन है उसके पास में वो 2% GDP के इक्वल हो जाता है, उससे ज्यादा बढ़ जाता है, तो यहां पर इस कैटेगरी में इस बैंक को डाल दिया जाता है। तो हमारी कंट्री में ये दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये दर्जा दिया जाता है, पहली बात। दूसरा, कौन कौन से बैंक है अब तक हमारी कंट्री में जिसको ये दर्जा दिया गया है, तो SBI देखने को मिलेगा, ICICI बैंक आप लोगों को देखने को मिलेगा, HDFC देखने को मिलेगा। ये 3 बैंक ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया था हमारी कंट्री में इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर में। तो 3 इंश्योरेंस कंपनी और 3 ये बैंक जिनका नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है। इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करता है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और अगर बैंक के बारे में बात करें तो यहां पर इसको रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो तीनों बैंक के तीनों जो इंश्योरेंस एजेंसी और बैंकों के नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। तो यहां पर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और यहां पर नेक्स्ट यहां पर द न्यू इंडिया एश्योरेंस, ठीक है। तो यहां पर ये तीनों नाम आप लोग यहां पर याद रखिएगा, तो क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर इसमें बात की जा रही है, डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारी कंट्री के हैं राजनाथ साहब। तो राजनाथ सिंह जी के द्वारा अभी यहां पर एक चैलेंज स्टार्ट किया गया जिसको बोला गया डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DISC बोला गया, DISC4। ये यहां पर अभी जो देखने को मिला तो IDEX, तो ये हमारी कंट्री में एक इवेंट देखने को मिल रहा था जिसको बोलते हैं इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, यानी कि अपनी कंट्री में जो डिफेंस है उसमें हम लोग कुछ इनोवेशन कर लेकर आए ताकि एक्सीलेंस की तरफ को हम लोग बढ़े। आज की डेट में आप लोगों को पता है काफी लार्ज स्केल पर हम लोग जो है बाहर की कंट्री से चीजें खरीद कर लेकर आते हैं। तो अगला हमारी ही कंट्री में अगर हम लोग चीजें बनाना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी ही कंट्री में स्टार्टअप, हमारी ही कंट्री में जो प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करें, तो दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है या फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान है, वो सारे कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन में कदम रखते हुए नजर आते हैं। हमारी कंट्री अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोग देखिए, हमारी कंट्री वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है जब हम लोग इंपोर्ट की बात करते हैं, यानी कि मैक्सिमम जो हम लोग अपनी चीजें बाहर से इंपोर्ट कर लेकर आते हैं। अभी S-400 सिस्टम हम लोगों ने इंपोर्ट किया यहाँ पर रसिया से, जिसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में थे। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको S-400 सिस्टम के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, रसिया से हम लोगों ने खरीदा है।
अच्छा चलिए क्वेश्चन बताइए, जैसे S-400 सिस्टम उन लोगों ने रसिया से खरीदा है, तो यूएसए बोल रहा था कि इसको मत खरीदो, आप लोग हमारे वाला सिस्टम खरीद लो जो कि इससे भी बेटर और ऐसा ही काम करेगा। उस सिस्टम का नाम आप लोग बताइए, वो भी काफी ज्यादा न्यूज में था। जब साउथ कोरिया के बारे में बात करते हैं तो वो सिस्टम यहाँ पर काफी न्यूज में था, तो उसके अंदर यहाँ पर इसको स्टेब्लिश किया गया था यूएसए के द्वारा। तो यहाँ पर इसके बारे में आइडिया रखेगा। टॉप सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला है सऊदी अरेबिया, दूसरे नंबर पर इंडिया, तीसरे पर इजिप्ट, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया और पांचवें पर है चाइना। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने वालों में हम लोग बात करें, सबसे ज्यादा जो आर्म्स है वो एक्सपोर्ट करता है, हथियार एक्सपोर्ट करता है यूएसए, दूसरे नंबर पर रसिया, तीसरे नंबर पर फ्रांस, चौथे पर जर्मनी और पांचवें पर चाइना। चाइना की अच्छी बात यह लगती है कि ये खरीदता है तो ये बेचता भी है, पर लेकिन हम लोग कहां पर हैं, हम लोग यहां पर ऐसी एरिया में नहीं है, हम लोग बस खरीदने वाले एरिया में हैं। और जो दो कंट्री है सबसे इंपॉर्टेंट, एक है रसिया और दूसरी है यूएसए, ये चाहती नहीं है कि वर्ल्ड में कभी भी शांति रहे। अगर वर्ल्ड में शांति रहेगी तो इनके हथियार की जो इंडस्ट्री है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। एक तरीके से जहां जहां लड़ाई होती है, लोग मरते हैं, कटते हैं, उससे इनका फायदा होता है, क्योंकि एक तरीके से ये चीजों को इंपोर्ट, ये चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं और दुनिया इंपोर्ट करती है, तो इनकी तो एक तरीके से मार्केट बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ती है, इनके लोगों को जॉब मिलती है, इनकी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होती है, इनके ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ती है। तो ये चाहती है कि कंटिन्यूअसली यहां पर ये चलता रहे। तो हमारी कंट्री में अगर कोई ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है तो हमारी कंट्री के लिए काफी अच्छा है। IDEX-4 फौजी जो इनिशिएटिव है यहाँ पर, ये एक तरीके से प्रोडक्ट मैनेजमेंट अप्रोच के थ्रू यहाँ पर गाइडलाइन तैयार की गई है, जिसके चलते जो इनिशिएटिव यहाँ पर रखे गए हैं, ये इनोवेशन देखने को मिलेंगे आप लोगों को इंडियन आर्म फोर्स के अंदर। और इसी के साथ में एक तरीके से जो इनोवेशन के आइडिया है यहाँ पर, ये सोल्जर्स या फिर जो फील्ड फॉर्मेशन है उसके अंदर भी आप लोगों को चीजें नजर आएंगी। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं काफी लार्ज स्केल पर एक डेवलपमेंट की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। मोस्ट इफेक्टिव, और इसी के साथ में आप लोगों को बोले डिफेंस स्टार्टअप जो है हमारी कंट्री में एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं IDEX इनिशिएटिव के तहत, जिसको आप लोगों ने बोला यहाँ पर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ताकि अपनी ही कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी रहे, बाहर की कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। ठीक है, तो यह है इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, कंफ्यूजन नहीं रखना है। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, एक पर्टिकुलर जो फिल्म मेकर है उनके बारे में बात की जा रही है, एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की जा रही है, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। फिल्म मेकर का नाम है यहाँ पर, यह है शेखर कपूर। शेखर कपूर आप लोगों ने देखा भी होगा, इनकी कई सारे जो प्रोग्राम है आप लोगों ने देखे होंगे। तो शेखर कपूर जो है, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको FTII के नाम से आप लोग जानते हैं। यानी कि FTII के जो नए अभी यहाँ पर जो प्रेसिडेंट बन रहे हैं वह फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, वह शेखर कपूर। तो यहाँ पर जो FTII है यहाँ पर सोसाइटी जो है, तो इसके तहत यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे चेयरमैन ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ FTII। मिस्टर कपूर जो है यहाँ पर ये कई सारी जो फिल्म है डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखी होगी शायद ये मूवीज, इनमें से कोई सी जरूर देखी होगी। मौसम हो गया, मिस्टर इंडिया तो आप लोगों ने जरूर देखी होगी अनिल कपूर वाली, ठीक है। बैंडिट क्वीन हो गया, एलिजाबेथ हो गया, तो ये मूवीज के नाम है। मिस्टर इंडिया मुझे लगता है कि आप लोगों ने जरूर देखी होगी, ठीक है। अगर नहीं देखी तो बताइएगा यस या फिर नो। जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री में। यानी कि एक तरीके से ये जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आता है। यानी कि इस मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम करते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो बेसिकली सिचुएटेड है, ये पुणे के अंदर लोकेटेड है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली आप लोगों को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में देखने को मिलते हैं चीजें, ये पुणे के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर पुणे के अंदर यहाँ पर प्रभात फिल्म कंपनी है, जिसके प्रेमाइस में आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्टेब्लिश किया गया था 1960 में, और अभी यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है न्यू इंस्टीट्यूट अरुणाचल प्रदेश में। ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड बात की जा रही है और आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहेगा कि अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा यार, ठीक है। तो आप लोग उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर अभी एक सेटअप इंस्टीट्यूट करने की बात की जा रही है इनिशिएटिव के तहत, यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है। अरुणाचल प्रदेश जो है ये वही रीजन है जो रिसेंटली अभी काफी न्यूज में है चाइना की वजह से, तो इसलिए भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारी कंट्री के ओनली दो राज्य ऐसे हैं, एक तो है आसाम, दूसरा है नागालैंड, जो अरुणाचल प्रदेश को टच करता है। और वैसे इंटरनेशनल लेवल पर भूटान, और यहां पर हो गया चाइना, और यहां पर हो गया म्यांमार, तीन इंटरनेशनल बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश को टच करती है। तो ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य है जहां पर ये फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में बात की जा रही है। तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज आप लोगों के सामने यहाँ पर बात करिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की साइड से, जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में है। ये मिनिस्ट्री के बारे में बात करें तो इनके द्वारा HCNG 18% मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन इन CNG, यानी कि जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं उसके अंदर 18% हाइड्रोजन मिलाया जाएगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस,
तो इसके अंदर 18% हाइड्रोजन मिलाया जाएगा। तो इसके बारे में बात की जा रही है। ट्रांसपोर्टिव जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी कि जो भी आप लोग गाड़ियां चलाते हैं, तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन यहां पर देखने को मिलेगा। और जो स्टैंडर्ड है यहां पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको BIS आप लोग बोलते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि वैसे ही काम चलेगा, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड के तहत यहां पर काम किया जा रहा है। अगर बात करें हाइड्रोजन इनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में, जो कि यहां पर SCNG जिसको आप लोग बोलते हैं, ये ऑटोमोटिव पर्पज के लिए यहां पर एज ए फ्यूल के तरीके से यूज किया जाएगा। अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में जो चेंज किया गया सेंटर मोटर व्हीकल रूल 1989 के तहत, उसमें HCNG को जो यहां पर HCNG को है, इसको ऑटोमोटिव फ्यूल के तरीके से पब्लिश किया गया सितंबर 2020 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में आप लोगों से घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हमारी कंट्री में क्या HCNG रिसेंटली अभी फ्यूल के तरीके से यूज किया जाने की बात की गई है। जी हां, बिल्कुल की गई है। यहां पर हमारी कंट्री में जो सेंट्रल मोटर व्हीकल जो रूल है 1989, उसमें चेंज किया गया और अब यहां पर इसको एज ए फ्यूल के तरीके से पब्लिश किया गया है। हाइड्रोजन कंप्रेस जो नेचुरल गैस होता है, ये मिक्सचर होता है। कंप्रेस जो नेचुरल गैस है, 4 to 9% आप लोगों को हाइड्रोजन एनर्जी देखने को मिलेगी, जो यूज की जा रही है फ्यूल में इंटरनल कंबस्शन के लिए। इंजन में जो यूज किया जाएगा, जैसे पेट्रोल डीजल यूज किया जाता है ना, वैसे अब यहां पर हाइड्रोजन भी यूज किया जाएगा। तो मोर इफेक्टिव चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पॉल्यूशन जो है वो काफी कम देखने को मिलेगा, एफिशिएंसी बढ़ती हुई यहां पर नजर आएगी। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर ये ऐसी चीजें की जा रही हैं। ठीक है, अभी जर्मनी में आप लोगों ने कुछ दिनों पहले सुना होगा, जर्मनी में भी यहां पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर यहां पर जो ये इनके सेक्टर है, यहां पर चलाने की कोशिश करें। तो आने वाले टाइम में ये ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, ताकि जो पेट्रोल डीजल या फिर कोयले से चलाई जाने वाली जो चीजें हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए। तो उसी का ये भी एक रीजन आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, ये एक एनजीओ है। ये एनजीओ जो है हमारी कंट्री में, अभी इन एनजीओ के जो पैसे हैं वो रोक दिए गए हैं। तो हमारी कंट्री में जो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस के रिलेटेड जो फंड हमारी कंट्री में आया करता था FCRA के तहत, उन सब चीजों को यहां पर रोक दिया गया है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन जो एक्ट है, यानी कि फॉरेन से अगर हमारी कंट्री में कोई पैसा आता है, उसको रेगुलेट करने की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि वो पैसा अगर गलत तरीके से मिसयूज किया जा रहा है, तो उस पैसे को रोक दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहां पर एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो अकाउंट है, उनको अभी फ्रीज कर दिया गया हमारी कंट्री में, और बोला जा रहा है कि कंट्री में जो भी ये डेवलपमेंट के काम कर रहे थे, वो सारे अभी रुक चुके हैं। तो यहां पर ये बात बोली गई है अभी न्यूज में। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के अंदर में है, और ये ह्यूमन राइट को सपोर्ट करने का बेसिकली काम करती है। यानी कि अगर ह्यूमन राइट यानी कि इंसानों के हक के बारे में बात करती है, अगर कहीं पर भी उनके हक का हनन हो रहा है, तो ये अपनी आवाज उठाती है। खासकर जो ह्यूमन राइट है, अगर उसका एब्यूज कहीं पर हो रहा है, ठीक है, उसके खिलाफ यहां पर कंपेन चलाती है, कंप्लायंस देखने को मिलते हैं आप लोगों को। इसी के साथ में इंटरनेशनल लॉ और स्टैंडर्ड जो है वो भी यहां पर बताते हैं कि ये चीजें हैं कि इनको आप लोगों को फॉलो करके चलना है। इतने अच्छे लेवल पर ये काम करते हैं कि इसी के चलते 1977 में इसको नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया। और नोबेल पीस प्राइज का भी टॉपिक क्या था कि डिफेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी अगेंस्ट टॉर्चर, यानी कि जब इंसान का टॉर्चर होता है तो उसके लिए यहां पर ये डिफेंस का काम करते हैं। तो इसका मतलब ये, अगर किसी कंट्री में ऐसी हरकतें हो रही हैं, तो ये कंट्री में कोई गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, तो गवर्नमेंट के खिलाफ में जाकर ये काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी ऐसी एनजीओ है जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रही है, गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है, उसको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है, तो ये गवारा नहीं होता है। तब ऐसी एक्टिविटी कई बार आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन ऐसा भी नहीं कि 100% सही है। कई बार कंट्री में चीजों को उकसावा देने यानी कि गलत चीजों को सपोर्ट करने का भी काम ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो दूसरा पहलू भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जो प्राइज है इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट, ये 1978 में इसको मिला, यानी कि 1977 में इसको मिला यहां पर नोबेल पीस प्राइज, 1978 में मिला इसको जो है यहां पर ये यहां पर है फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट इन 1978, ठीक है। तो 2 अवार्ड है इसके नाम, इसलिए बोल रहा हूं याद रखने के लिए, क्योंकि रिसेंटली अभी ये न्यूज में है। और प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने उठाकर देखे होंगे तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो उसका आंसर आप लोग दे सकें। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अभी रिलीज किया गया एक नया लोगो, जो कि जल जीवन मिशन से रिलेटेड है। जल जीवन, जल ही जीवन, ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो इससे रिलेटेड यहां पर हमारी कंट्री में एक मिशन लाया गया, जिसके तहत जो लोग हैं उनके घरों में पानी पहुंचाने की बात की गई है। खासकर गांव वाले एरिया में जो पाइप वाटर होता है, जिसे आप लोगों ने बोलते हैं कि टिटकी देखना टंकी आ गई क्या, तो टंकी का जो पानी होता है नॉर्मली टोटी का पानी बोलते हैं, तो उसके बारे में
बात की जा रही है। तो यहां पर दो चीजों पर काफी ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। एक तो बोला जा रहा है यहां पर एक तरीके से मार्गदर्शक, ठीक है, फॉर ग्राम पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है पानी समिति अंडर जल जीवन मिशन, यानी कि गाइडलाइन फॉर द विलेज पंचायत जो है, और इसी के साथ में वोटर कमिटीज यहां पर बनाई जा रही हैं ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। बेसिक फंडा क्या है यहां पर, पहले आप लोग थोड़ा सा जल जीवन मिशन के बारे में समझिए। अगर आप लोगों ने बजट वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था जब यहां पर ये प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो यहां पर हमारी कंट्री में बोला गया है कि 2024 तक जो गांव यानी कि जो रूरल एरिया है उसमें हाउस होल्ड है, 2024 तक यहां पर पाइप वाटर पहुंचाने की बात की जा रही है। पाइप वाटर यानी कि जो नल का पानी है यहां पर वो पहुंचाया जाएगा, टोटी का पानी है, टंकी का पानी जिसको आप लोग नॉर्मली बोलते हैं। इसी के चलते यहां पर जो डिमांड है और जो सप्लाई है उसके तहत मैनेज किया जाएगा यहां पर जो लोकल लेवल पर वाटर है उसको। नेक्स्ट यहां पर कवरेज किया जाएगा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो स्कीम है उनको भी यहां पर इसके साथ में मिलाकर चला जाएगा। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की जरूरत पड़ेगी वो भी डेवलप करेंगे, और इसी के साथ में वाटर हार्वेस्टिंग भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, यानी कि बरसात का जो टाइम होता है खासकर जब पानी बरसता है तो वो पानी को हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं, तो उस चीजों को भी यहां पर सपोर्ट किया जाता है। तो खासकर जो रूरल एरिया में यहां पर कंट्री के अंदर पाइप वाटर यहां पर जो कनेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो जो न्यू लोगो है इस पर्टिकुलर जो मुहिम को एक तरीके से और इंस्पायर करेगा, और हर एक ड्रॉप जो है पानी की वो सेव करने की बात की जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग पानी सेव करेंगे तो इसका मतलब ये है कि दूसरों के लिए भी पानी अवेलेबल रहेगा। तो इसी के साथ में जो बात की जा रही है बॉटम टू टॉप अप्रोच लेकर चलेंगे। देखिए ये टर्म जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आप लोगों को याद होगा जब आप लोग प्लानिंग कमीशन के बारे में बात करते थे तो प्लानिंग कमीशन के बारे में यह बोला जाता था कि वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती है। टॉप डाउन अप्रोच यानी कि ऊपर बैठे हुए कुछ स्कीम बना देते हैं और फिर उसको सब जगह इंप्लीमेंट किया जाता है। ऐसा बोलते हैं कि एक जूता सबके पैर में फिट करने की कोशिश की जाती है। पर लेकिन जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा नीति आयोग के बारे में, तो उसको बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। एक सिंपल वर्ड में अगर आप लोगों से कोई डिफरेंस पूछे कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या डिफरेंस है, तो अगर आप लोग ये लाइन बोल देंगे कि प्लानिंग कमीशन जो थी वो टॉप डाउन अप्रोच थी और जो यहां पर अगर बात करें नीति आयोग ये बॉटम अप अप्रोच है, तो समझ जाएगा कि बंदा सारी चीजें जानता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिए इसके बारे में। तो यहां पर बॉटम अप जो बॉटम टू टॉप अप्रोच के बारे में बात की जा रही है, यानी कि गांव में, एरिया में, मोहल्ले में समिति कमेटी जो बनाई जा रही है तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो पानी समिति जो है इन द विलेज ये देखेंगे प्रोजेक्ट जो है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, ऑपरेशन रखने के लिए कैसा काम यहां पर हो रहा है। 50% ऑफ द मेंबर जो है यहां पर वोटर कमेटी के वो वुमेन होगी, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। यानी कि वुमेन समझती है ढंग से घर में पानी को कैसे यूज करती है, तो जानती है कि पानी जो है वो यहां पर बेकार नहीं होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 50% मेंबर इसके वुमेन यहां पर रखने की बात की जा रही है। नेक्स्ट मैं आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो कई बार आप लोगों ने देखा होगा। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होती है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम वो स्कीम होती है जो सेंटर स्पॉन्सर करता है, यानी कि एक तरीके से सेंटर भी यहां पर सपोर्ट करता है और स्टेट भी वहां पर पार्टिसिपेट करता है। कुछ पैसा स्टेट देता है और कुछ सेंटर देता है, दोनों मिलकर काम करते हैं। उनको आप लोग सेंटर स्पॉन्सर स्कीम बोलते हैं। उन्हें कहते हैं कि स्पॉन्सर किया है, ठीक है, नहीं कि हाँ इसने स्पॉन्सर किया ये चीजें, यानी कि उसने पैसे दिए, कुछ हम लोग खुद से मेहनत कर रहे हैं। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम यहां पर वो स्कीम होती है जिसमें सारा पैसा सेंटर देता है, बस स्टेट को इंप्लीमेंट करना होता है, उनको पैसा सारा सेंटर देगा, ठीक है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। ये जो स्कीम है यहां पर जल जीवन मिशन, ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि इसमें दोनों मिलकर काम करेंगे, सेंटर और स्टेट। अगर सेंटर के बारे में बात करें, स्टेट जो है हिमालयन रीजन वाले जो है जहां पर पहाड़ वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं जो काफी गरीब वाले राज्य हैं, तो वहां पर 90% पैसा सेंटर देगा, 10% स्टेट देगा। पर लेकिन अगर दूसरे जो स्टेट हैं उन अदर्स स्टेट में आप 50-50% देखने को मिलेगा, 50% सेंटर और 50% स्टेट देगा। पर लेकिन जो यूनियन टेरिटरी है, यानी कि यूनियन की टेरिटरी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अंडर में आती है, वहां पर 100% जो है वो सेंटर देगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर याद रखेगा। तो बेसिक पर्पज ये है कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन FHTC, ये याद रखेगा FHTC, यानी कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन जो है वो कब तक प्रोवाइड कराया जाना है, ये 2024 तक प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो इसके तहत यहां पर हमारी कंट्री में काम किया जाएगा। तो ये जो ये प्रोजेक्ट है इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। इंप्लीमेंट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट भी यहां पर की गई है, जिसके चलते नेशनल जल जीवन मिशन सेंट्रल लेवल पर देखने को मिलेगा। स्टेट एंड वाटर सैनिटेशन जो यहां पर मिशन है वो स्टेट लेवल पर देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन जो मिशन है यहां पर वो आप लोग को डिस्ट्रिक्ट पर, और विलेज वाटर जो सैनिटेशन कमिटी है यहां पर वो विलेज लेवल पर काम करेगी। यानी कि 4 लेवल पर इसको डिवाइड किया गया है, सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में, यानी कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि ढंग से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ओके,
ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है हेल्थ के बारे में बात की जा रही है, और हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज अब की बार आती है तो वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर अभी जो बीड़ी और सिगरेट है उसको बैन कर दिया गया है, और वो भी लूज वाली जो होती है, यानी कि खुली हुई नहीं लेते हैं आप लोग कि हाँ एक सिगरेट ले ली एक बीड़ी ले ली, तो उनके बारे में बात की जा रही है। तो बीड़ी और सिगरेट जो लूज आती है उनको यहां पर कंप्लीटली बैन कर दिया गया है, ताकि जो कंजप्शन है यहां पर इनका उसको रिड्यूस किया जा सके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। तो किसके तहत यहां पर ये काम किया गया है, तो ये एक्ट है जिसका नाम याद रखना है, सिगरेट्स एंड अदर टबैको प्रोडक्ट एक्ट, जिसको आप लोग COTPA, तो यहां पर कोटपा बोलते हैं यहां पर 2003 का। इसके तहत यहां पर ये स्टेप इनके द्वारा उठाया गया है, यानी कि इसको बैन कर दिया गया है। तो इससे जो यूजर होंगे यहां पर उनको क्या रहेगा कि यहां पर एक तरीके से इससे आखिर पर्पज क्या आप लोग ये समझिए, जो समझाने की कोशिश की जा रही है यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो ये है, अगर आप लोग सिंगल बीड़ी या सिगरेट खरीद कर लेकर आते हैं तो पैकेट तो आप लोग खरीदते नहीं है, तो पैकेट आप लोग नहीं खरीदते तो सिंगल लेकर आते हैं, उस पर कहीं वार्निंग नहीं लिखी होती है, ठीक है। पर लेकिन जब आप लोग पैकेट लेकर आते हैं तो उस पर वार्निंग लिखी होती है, तो इसका मतलब ये होगा कम से कम दिन में 4 बार आप लोग सिगरेट पियेंगे तो 4 बार वो पैकेट को देखेंगे, और उस पैकेट पे लगभग 80% जो भाग है उस पर वार्निंग छपी होगी कि गले में कैंसर दिखाएंगे या फिर कुछ और आप लोग को दिखाएंगे। तो उससे क्या होगा, आप लोग का जो कौन सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि चेतन और अवचेतन मन है, उसमें कुछ चीजें ऐसी छप जाएंगी कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि कई सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, पर लेकिन साइंटिफिकली माना जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन चीजों को समझेंगे और छोड़ेंगे। ये एक्सपेरिमेंटल बेस भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो लूज अगर लेते हैं तो पैकेट नहीं रहता है, और यहां पर कोई वार्निंग आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो लूज सिगरेट है वो बैन की गई है। अब पैकेट ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अगर कहीं पर लेना है तो पैकेट ही आप लोगों को लेना पड़ेगा। एक तो ये रीजन। दूसरा रीजन ये, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी पॉकेट मनी अच्छी खासी नहीं है, उनको पूरा पैकेट अगर खरीदना है तो उनको अच्छी खासी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो ये भी एक पर्पज है यहां पर। इसके चलते यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसकी वजह से भी इस चीज को कम से कम कंट्रोल करेंगे। पहले अगर 4 सिगरेट पीते हैं 5 सिगरेट पीते हैं दिन में, तो अब कम से कम 1 या 2 सिगरेट पीना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हालांकि पैकेट एक बार ले आएंगे तो जल्दी से चटक जाएंगे, पर लेकिन फिर नया पैकेट लेकर आना है उसके लिए फिर से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो एक ये भी इसके पीछे एक मुद्दा माना जाता है, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है कि जो पैकेजिंग है उसके ऊपर जो वार्निंग होती है उसको देख पाएंगे। और यहां पर महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य नहीं है, बिफोर इसके यहां पर ऑलरेडी छत्तीसगढ़ जो है यहां पर इसको बैन कर चुके हैं कि हाँ इस तरीके से, ठीक है। कर्नाटका ने बैन किया यहां पर लूज सिगरेट और बीडीज को, और इसी के साथ में जो यहां पर एक तरीके से तंबाकू नहीं था चबाने वाला, उसको यहां पर 2017 में बैन कर दिया गया था। आखिर किसके तहत हम लोग ये काम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है इंटरनेशनल लेवल की, उसको समझिए। WHO जिसको आप लोग बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका यहां पर एक पर्टिकुलर कन्वेंशन है जिसको बोलते हैं फ्रेमवर्क कन्वेंशन इन टबैको कंट्रोल, यानी कि FCTC जो है यहां पर ये टबैको को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो टबैको को कंट्रोल करने का काम करता है और बोलते हैं कि रिड्यूस करो, रेगुलेट करो, पैकेजिंग वगैरह की जो लेबलिंग है उसको भी बढ़ाओ, ताकि यहां पर एक तरीके से लोगों को लगे कि हाँ ऐसा कुछ करने से गलत होता है। यानी कहने का मतलब यहां पर ये WHO काम करता है। अगर आप लोगों से पूछे कि फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल किसका है, तो सीधा सीधा बोलना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि हेल्थ के बारे में बात करें। देखिए कुछ चीजें तो एग्जाम में आप लोग कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। एजुकेशन के बारे में बात करें तो एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी, हेल्थ के बारे में बात करें नॉर्मली हेल्थ मिनिस्ट्री होगी, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो ये चीजें आप लोग हल्का सा आइडिया रखा कीजिए इसके बारे में। हमारी कंट्री के द्वारा इसको जो रेटिफाई किया गया था, रेटिफाइड होता है एक तरीके से जब हमारी कंट्री में पार्लियामेंट भी इसको सपोर्ट करती है। तो इसको 2004 में हमारी कंट्री में इसको रेटिफाई कर दिया गया था। तो अलग अलग राज्य अब इसको अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र अभी यहां पर सामने निकल कर आया है इस पर्टिकुलर फील्ड में। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज है ये थोड़ी सी आश्चर्य करने वाली न्यूज है। यहाँ पर ये आश्चर्यचकित करने वाली न्यूज यहाँ पर एक चूहे के बारे में है। अभी यहाँ पर एक रेट है जिसका नाम है मागवा, इसको एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है PDSA, यानी कि पीपल्स डिस्पेंसरी फॉर सिक एनिमल। गोल्ड मेडल यहाँ पर दिया गया है लाइफ सेविंग वर्क के लिए इनको कंबोडिया के अंदर में, यानी कि यहाँ पर एक चूहे को एक अवार्ड दिया गया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो हीरो रेट मागवा इसका नाम ये बेसिकली आप लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो पीपल्स डिस्पेंसरी फॉर सिक एनिमल है यहाँ पर ये एक तरीके से चैरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूके के अंदर काम करती है। 1917 में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये सिक एनिमल और इंजर्ड एनिमल के लिए बेसिकली काम करती है। मागवा जो है यहाँ पर ये एक अफ्रीकन जो जायंट पाउच रेट है यहाँ पर, जो कि एक तरीके से जस्ट ये अंडर 8 ईयर ओल्ड है। तो फर्स्ट रेट है जो कि यहाँ पर ये मेडल जीत रहा है यहाँ पर PDSA डायरेक्टर जनरल, यानी कि पीपल्स डिस्पेंसरी फॉर सिक एनिमल के लिए यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। डिस्कवर जो किया गया 39 जो यहाँ पर लैंडमाइंस हैं, और इसी के साथ में 28 जो अनएक्सप्लोइटेड और जो ऑर्डिनेंस है यहाँ पर एक तरह से हथियार हैं, इसके द्वारा अब तक खोजे जा चुके हैं। यानी कई जगह लैंडमाइंस बिछे हुए होते थे तो वो इसके द्वारा खोजे गए, कई सारे हथियार इसके द्वारा खोजे गए जिससे कई सारे लोगों की जान जा सकती थी, ठीक है। मेडल जो अवार्ड दिया गया यहाँ पर ये ओवर
ये ओवर 30 एनिमल्स, ऑल आर द डॉग्स। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली जो रेट है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है फर्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो यहाँ पर अब तक यहाँ पर कुत्तों को ये अवार्ड मिलते थे, पर लेकिन अभी यहाँ पर आप लोगों को रेट को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि चूहे के द्वारा भी यहाँ पर ये ऐसी एक अच्छी काम किया गया है। पीडीएस जो गोल्ड अवार्ड है यहाँ पर 2002 में इसको स्टार्ट किया गया था। सिविलियन एक्ट ऑफ एनिमल ब्रेवरी, यानी कि एक तरीके से एक एनिमल की जो ड्यूटी है उसके लिए यहाँ पर उनकी बहादुरी जो है उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। उनका अपनी ड्यूटी के लिए जो भी उनका एक तरीके से, वो नहीं कहते कि अपनी ड्यूटी के लिए कितना ज्यादा डेडिकेटेड है, तो वो आप लोग बोल सकते हैं। हाईएस्ट ऑनर है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेवरी कोई दिखाता है एनिमल के फील्ड में, इनके जिस तरीके से आप लोग बोले हमारी कंट्री में हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, तो भारत रत्न है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग बोले एनिमल को सबसे बड़ा जो अवार्ड दिया जाता है वो कौन सा है, तो यहाँ पर ये अवार्ड के बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो अब तक कुत्तों को दिया जाता था, अब यहाँ पर चूहों को भी, चूहे को अवार्ड दिया गया क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये जान बचा चुका है। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात है, यहाँ पर ये इसके द्वारा अवार्ड दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, क्या रीजन है, क्या किया है। तो ये कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी न्यूज जरूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज है आप लोगों के सामने, थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करूंगा। बात की जा रही है मेडिकल एजुकेशन के बारे में, खासकर हमारी कंट्री में एक रिफॉर्म लाया गया जिसके चलते एक नया कमीशन बनाया गया जिसको बोला गया यहाँ पर नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन जो है यहाँ पर ये हमारी कंट्री में क्रिएट किया गया, पर लेकिन क्रिएट किया गया किसी को रिप्लेस कर, यानी कि ऑलरेडी हमारी कंट्री में कोई बॉडी थी जो इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रही थी। तो वो बॉडी कौन सी थी, वो बॉडी थी यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, यहाँ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके ये नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया। तो सबसे पहले तो यहां पर आप लोगों के माइंड में कई बार कंफ्यूजन आ जाता है कि कमीशन और काउंसिल में क्या डिफरेंस है। कमीशन जो होता है वो एक अपॉइंटेड बॉडी होती है और काउंसिल जो होती है वो एक इलेक्टेड बॉडी होती है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि आप लोगों को याद रखना है। तो यानी कि एक इलेक्टेड बॉडी को चेंज कर एक अपॉइंटेड बॉडी में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी कि कमीशन के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा रहेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो कमीशन जो है ये 4 ऑटोनोमस बोर्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि अलग अलग बोर्ड को अलग अलग काम दिया गया है, ये अलग से फोकस देकर चलेंगे। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को यहां पर अबोलिश कर दिया जाएगा क्या दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर बोर्ड जो है 4 है। यहां पर पहला बोला गया बोर्ड ऑफ यूजी, यानी कि जो एक तरीके से आप लोग अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं, तो यहां पर उसके लिए एक अलग से एक मेडिकल कमीशन होगा आप लोगों के लिए यहां पर। तो बोर्ड फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन कमीशन, जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया पीजी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन कमीशन। तीसरा बोला गया है यहां पर मेडिकल जो असेसमेंट है एंड रेटिंग बोर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर डे बाय डे की फंक्शनिंग है उसके ऊपर भी ध्यान रखेगा। तो ये 4 बोर्ड यहां पर काम करेंगे इस कमीशन के तहत, जो कि प्रॉपर इसकी वर्किंग को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक तरीके से जो रेगुलेटर है उनको यहां पर सेलेक्ट किया जाएगा मेरिट के बेस पर। ठीक है, जैसे कि पहले जो रेगुलेटर था एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता था कि इलेक्ट किया जाता था। अगर चेयरपर्सन के बारे में आप लोगों से बात करूं तो 3 साल इसका ड्यूरेशन रहने वाला है। तो यहां पर जो बात की जा रही है डॉक्टर एस सी शर्मा, तो यहां पर चेयरपर्सन हैं इसके फिलहाल जो बनाया जा रहा है इनको, तो ये एम्स के डॉक्टर हैं। ठीक है, रिटायर हो चुके हैं, ईएनटी डिपार्टमेंट में यहां पर काम करते थे। इसी के साथ में यहां पर 10 एक्स ऑफिसियो मेंबर भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। बाकी जिसको रिप्लेस किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बात की जा रही है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को 1933 में यहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। मेडिकल एजुकेशन के लिए हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। अब इसको रिप्लेस कर एक कमीशन बनाया जा रहा है जो कि रेगुलेट की जाएगी 33 मेंबर्स के द्वारा। अलग अलग आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जो कि इस फील्ड में काम करते हुए नजर आएंगे। यानी कि जो भी हमारी कंट्री में अगर मेडिकल क्वालिफिकेशन या फिर कोई बात की जा रही है एक्रेडिटेशन के बारे में या मेडिकल स्कूल के बारे में या रजिस्ट्रेशन के बारे में या कोई प्रैक्टिशनर है उससे रिलेटेड या फिर मॉनिटर मेडिकल जो प्रैक्टिस है उसको या फिर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी काम अगर करना है तो ये कमीशन नॉर्मली करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। नॉर्मली यहां पर अगर बात करें 6 महीने पहले यहां पर एक ऑर्डिनेंस लाया गया था जिसके चलते हमारी कंट्री में इसको रिप्लेस करने की बात की गई थी काउंसिल को। फिर लॉ पास किया गया पार्लियामेंट में, यहां पर प्रेसिडेंट को द्वारा उसको अप्रूव भी दे दिया गया। अब हमारी कंट्री में मेडिकल काउंसिल ऑफ कमीशन वो काम कर रहा है। ठीक है, तो इसी के चलते यहां पर ये इंफॉर्मेशन है जो याद रखेगा। आगे बढ़ता हूं। आप लोगों ने कई ने सुना होगा स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। स्वच्छ भारत मिशन जो हमारी कंट्री में चलाया गया था, ये चलाया गया था 2014 में, ताकि कंट्री को हम लोग साफ सुथरी बना सके। 5 साल का टारगेट रखा गया था 2014 से लेकर 2019 तक का, ताकि हमारी कंट्री में सब एरिया को स्वच्छ बनाया जा सके। और जो 2019 का ही रखा गया था टारगेट, ये इसलिए रखा गया था क्योंकि 150वीं बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की यहाँ पर सेलिब्रेट की गई थी। यानी कि कहने का मतलब ये कि 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पर हम लोगों को पूरी कंट्री स्वच्छ करने का टारगेट मिला था। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे जिस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन चला उसी के चलते कई और छोटे छोटे मिशन चले। स्वच्छ भारत मिशन एक अम्ब्रेला स्कीम थी, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे मिशन यहां पर देखने को मिले थे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करें
उनके द्वारा यहां पर कंस्ट्रक्ट करने की बात की गई है 1.4 लाख टॉयलेट इन गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत ये बोला गया था कि जो लड़कियां हैं वो स्कूल में इसलिए नहीं जाती हैं क्योंकि उनको टॉयलेट नहीं मिल पाते हैं, तो टॉयलेट होना काफी ज्यादा जरूरी है। पर लेकिन जब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग के द्वारा सर्वे किया गया, उसमें बोला गया कि 40% जो हमारी कंट्री में इस तरीके से जो स्कूल वगैरह हैं उनमें जो टॉयलेट है कहीं पर तो देखने को नहीं मिलेंगे, टॉयलेट वगैरह है भी क्या वहां पर, कहीं आधे बने हुए हैं और कहीं पर वो अनयूज्ड है अब तक। यानी कि 40% ये एक तरीके से आप लोग बोल दीजिए 40% यहां पर है ही नहीं है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अगर हो भी वो अनयूज्ड है, उनको प्रॉपर वे में नहीं रखा गया तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा हो गया जैसे है ही नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन यहां पर कैग के द्वारा दी गई है और जो कि एक चौंकाने वाली है, यानी कि 60% ओनली ऐसे हैं जो कि ठीक ठाक काम कर रहे हैं, बाकी के 40% यहां पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। स्वच्छ विद्यालय जो अभियान है हमारी कंट्री में, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है इसका नाम चेंज करके अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। पहले राजीव गांधी जी के द्वारा इसका नाम चेंज किया गया था, उससे पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री ही हुआ करती थी। एजुकेशन मिनिस्ट्री थी पहले, फिर राजीव गांधी जी के द्वारा इसका नाम एचआरडी मिनिस्ट्री कर दिया गया, और फिर से यहां पर प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। बाकी राइट टू एजुकेशन जो मैंडेट है यहां पर बनाया गया था कि सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, टारगेट इसका ये रखा गया था, पर लेकिन ये टारगेट फुलफिल होता हुआ यहां पर नजर नहीं आया। कई सारे मेजर चैलेंज देखने को मिल रहे हैं, लैक ऑफ डेडिकेटेड फंड नहीं है इसके लिए, पुअर मेंटेनेंस देखने को मिलती है, ठीक है, पुअर वाटर अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। 70% जो है यहाँ पर एक तरीके से जो टॉयलेट आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये है इनके पास में पानी ही नहीं है। ठीक है, 75% जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे वहां साफ सुथरे ही नहीं है, यानी कि ओनली 30% जो टॉयलेट है उसमें पानी देखने को मिलेगा और ओनली 25% टॉयलेट ऐसे हैं जहां साफ सुथरे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये कंडीशन आज के डेट में यहां पर नजर आती है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, ठीक है, तो उसको बोला गया था कि आप लोग एक तरीके से यहां पर एक गैप जो भरने की कोशिश की गई थी 1 ईयर के तहत, पर लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कंडीशन जो है वो ग्राउंड लेवल पर बड़ी ही डिसमल कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि बड़ी ही दयनीय कंडीशन है। तो इसीलिए यहां पर कई बार ड्रॉप आउट देखने को मिलता है, टॉयलेट की वजह से भी लड़कियां जो है वो स्कूल नहीं जा पाती हैं। तो ये काफी बड़ी एक तरीके से बेशर्मी वाली बात आप लोग बोल सकते हैं कंट्री के लिए कि टॉयलेट की वजह से लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती हैं कई जगह। तो ये सोचने के लिए मजबूर करने वाली बात है कि आजादी के 70 साल से भी ज्यादा आज की डेट में हम लोग को हो चुके हैं, पर लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोगों के सामने यहाँ पर ये बात की जा रही है इंडियन म्यूजियम के बारे में, जिसको आप लोग संग्रहालय भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग न्यूज डिस्कस करने वाले हैं इंडियन म्यूजियम जो कि कोलकाता के अंदर है वेस्ट बंगाल में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट न्यूज ये बनती है आप लोगों के सामने कि ये न्यूज में किस लिए है। न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि हमारी कंट्री में जो कैग की पोस्ट होती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग कैग और वैसे आप लोग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये ऑडिट करते हैं कई पर्टिकुलर चीजों के बारे में हमारी कंट्री में कि क्या चल रहा है, यहाँ पर कोई गलती तो नहीं देखने को मिल रही है। तो इनके द्वारा बोला गया कि अभी हमारी कंट्री में जो इंडियन म्यूजियम है कोलकाता के अंदर में रिनोवेशन का वर्क वहां पर चल रहा था, यानी कि चीजों को रिनोवेट किया जा रहा था, एक तरीके से पेंटिंग वगैरह और साफ सफाई वगैरह वहां पर की जा रही थी। तो वो बड़े ही एक तरीके से बोल सकते हैं कि ऐसे तरीके से किया गया कि जो बोलते हैं केयरलेस तरीके से। तो कई सारी जो प्राइसलेस चीजें हैं, जो आर्टिफैक्ट हैं, वो यहाँ पर अभी जो है डैमेज होते हुए नजर आए। तो ये बातें इनके द्वारा बोली गई है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनको रखा किस लिए जाता है। देखिए, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी उसको पता चलाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा कि हाँ ऐसी कुछ चीजें भी हुआ करती थी पास्ट में, ताकि आने वाली जनरेशन को हम लोग इन चीजों के बारे में अवेयर करा सकें। इसलिए यहाँ पर म्यूजियम के अंदर ये सारी चीजें रखी जाती हैं, अपनी कल्चर अपनी चीजें जो उनको समझाया जा सके कि हाँ कुछ ऐसी हुआ करती थी। तो ये चीजें हैं, इसीलिए यहाँ पर इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर जो बेसिकली बात की जा रही है इंडियन म्यूजियम के बारे में, तो अर्लियर अगर आप लोग आज के दिन में अगर इंडियन म्यूजियम के बारे में बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं, इवन एशिया पैसिफिक रीजन में ये कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि अर्लीस्ट एंड लार्जेस्ट मल्टीपर्पज म्यूजियम आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि कोलकाता के अंदर में है। दूसरी बात यहाँ पर ये एक तरीके से जो ये स्टार्ट किया गया था, तो एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम के तौर पर यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था, जिसको इंपीरियल म्यूजियम भी बोला जाता था, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पर जो म्यूजियम था आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। आगे फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में या फिर जैसे बोलिए इंडियन फैमिलियर नाम रहे तो इसको हम लोगों ने इंडियन म्यूजियम बोल दिया गया। वैसे इसको मोर फैमिलियर लोकल एरिया में जो बोले जाते हैं यहाँ पर बोले जाते हैं यहाँ पर यह जादूघर या फिर अजीब घर, ठीक है। तो इसके नाम से भी इसको बोला जाता है, जो विजिटर होते हैं इसके नाम से भी इसको जानते हैं। जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1814 में स्टैब्लिश किया गया था, इसलिए बोला कि सबसे पुराना आप लोग बोल सकते हैं अर्लीस्ट और लार्जेस्ट जो मल्टीपर्पज म्यूजियम है एशिया पैसिफिक वाले रीजन में, ना कि ओनली इन इंडिया में, क्योंकि 1814 में इसको बनाया गया था। तो डॉक्टर नथनेल वॉलिस जो यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी से
कनेक्टेड जिनकी अध्यक्षता में या फिर गाइडेंस में आप लोग बोलते हैं, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पर इन डॉक्टर के बारे में कि किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था ये म्यूजियम 1814 में। तो ये मैच करने के लिए क्वेश्चन पास्ट में एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। कुछ इसके बारे में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। हमारी कंट्री में एएसआई शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो पहले तो ये क्वेश्चन है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में यहाँ पर ये आती है। ये बेसिकली आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और जो कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन का काम करती है हमारी कंट्री में, जो भी कल्चर से रिलेटेड जो भी मोन्यूमेंट है। यानी कि जैसे हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करें, जैसे कि अगर बात करें लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया या कुतुब मीनार हो गई, ये सारी चीजें ऐसे मोन्यूमेंट हैं आज के दिन में हम लोग देख रहे हैं। आने वाली जनरेशन को भी इनको देखना है, तो ताकि उनको प्रिजर्व किया जा सके, ढंग से प्रॉपर वे में उनकी देखरेख की जा सके, तो काफी बड़ा रोल प्ले करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो बनाया गया था 1861 में बनाया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे इसके। तो फाउंडर और फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, 1861 में इसको बनाया गया। हेडक्वार्टर आप लोगों को इसका न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो मैंने भी आप लोगों को बताया उसके अंदर यहां पर ये आता है, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बाकी इसका मोटो है, पढ़ लीजिएगा यहां पर। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आज के डेट में ये न्यूज में है, तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये म्यूजियम है, हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा पर लेकिन प्रेजेंट में न्यूज में है, ये कैग की रिपोर्ट की वजह से, तो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर, ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्या, एक तरीके से दुख भरी न्यूज आप लोग इसको बोल सकते हैं, पर लेकिन इंटरेस्टिंग जो है इस तरीके से है कि क्या क्या चीजें सोसाइटी में देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर बात की जा रही है एक टॉक्सिन के बारे में, जो कि वाटर के अंदर प्रोड्यूस किया गया साइनोबैक्टीरिया के द्वारा। यानी कि एक टॉक्सिक यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया साइनोबैक्टीरिया के द्वारा। ये एक तरीके बैक्टीरिया है पानी के अंदर में। ये कहां पर, यह बोट्सवाना, तो ये कंट्री अफ्रीका के अंदर में, और इसमें यहां पर 300 के करीब जो एलिफेंट है उनकी जान चली गई। 300 हाथी, एक हाथी का साइज आप लोग एक बार थोड़ा सा सोचकर देखिए दिमाग में, ऐसे से 300 हाथी यहां पर इनकी जान चली गई है। तो मोर देन बोला गया है, 300 तो इससे भी ज्यादा बोला गया है। तो ऑफिशियल के द्वारा यहां पर अभी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता चला, तो यहां पर ये सब चीजें सामने निकल कर आई। तो जो साइनोबैक्टीरिया है जो यहां पर रिसेंटली अभी न्यूज में है, पहले तो आप लोग ये बेसिकली एरिया देखिए यहां पर, जिसको आप लोग बोट्सवाना बोलते हैं। आखिर ये लोकेटेड कहां पर है, अपनी प्यारी कंट्री होगी यहां पर। अगर आप लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो आप लोगों को साउथ अफ्रीका के ऊपर ये एक कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये हो गया साउथ अफ्रीका, ये हो गई ऊपर बोट्सवाना, ठीक है। तो ये कंट्री है एग्जैक्ट यहां पर जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर इसके बराबर में हो गया यहां पर नामीबिया, ठीक है। ऊपर चलोगे तो यहां पर हो गया अंगोला, थोड़ा हो गया तो यहां पर ये हो गया जाम्बिया, नेक्स्ट हो गया जिम्बाब्वे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है, कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले आते हैं। तो हल्का सा अगर कोई रीजन न्यूज में हो तो उसके बारे में याद रखिएगा, मैप बेस्ड क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, बोट्सवाना के अंदर यहाँ पर अभी ये जान गई यहाँ पर कई सारे एलिफेंट्स की, तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि किसकी वजह से गई, तो साइनोबैक्टीरिया की वजह से। साइनोबैक्टीरिया जो है यहाँ पर ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि कॉमनली यहाँ पर ये आप लोगों को वाटर और समटाइम्स आप लोगों को ये सोइल में भी देखने को मिलते हैं। नॉर्मली जो ये यूज किया जाता है ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया के तरीके से भी आप लोग जानते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेसिंग का काम करता है। आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, अगर आप लोग, मुझे लगता है शायद 9th और 10th की एनसीईआरटी में है आई थिंक, इसको बोलते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ये जो मटरकुल का पौधा होता है उसकी जड़ों में एक पर्टिकुलर ये एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है, जो कि यहां पर ये सेम काम करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो ये कई बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। तो ये बेसिकली जो पेड़ पौधे होते हैं हमारी, आप लोगों को पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में कि 70% से भी ज्यादा आप लोगों को लगभग नाइट्रोजन देखने को मिलती है। तो जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली एक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में उनको वो नाइट्रोजन देनी होती है, जो कि यहां पर प्रोवाइड कराई जाती है अलग अलग बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर जो बात की जा रही है, ये बोला जा रहा है कि जो भी यहां पर अभी ये बैक्टीरिया है सारे ऐसा नहीं है कि टॉक्सिन ये प्रोड्यूस करते हैं। कुछ यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि रिसेंटली ऐसा कुछ यहां पर कर चले गए हैं। ग्लोबल टेम्परेचर की वजह से भी यहां पर चेंज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जो साइंटिस्ट है वो कंसर्न है यहां पर, जो इतना ह्यूज इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला कि 300 से ज्यादा हाथी की जान चलेगी, तो ये सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आगे भी ऐसे कोई इंपैक्ट कई सारे देखने को मिल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया रखिएगा इसके बारे में। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये है हमारी कंट्री में वन हॉर्न राइनोसोरस से रिलेटेड, जिसको राइनोज या फिर एक सींग का गैंडा भी आप लोग बोलते हैं कई बार इसको। तो इसके बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री के जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर साहब, उनके द्वारा यहां पर यह बताया गया है
कि आज की डेट में हमारी कंट्री में लार्जेस्ट नंबर ऑफ वन हॉर्न राइनोज आप लोगों को देखने को मिलेंगे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? हमारी कंट्री में लगभग 3000 के करीब इनकी संख्या देखने को मिलती है। आसाम, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश ये सबसे बड़े राज्य है जहां पर आप लोगों को ये जो जानवर है देखने को मिलते हैं। तो किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा यहां पर ये बातें बताई गई। नेशनल राइनोज कंजर्वेशन स्ट्रेटजी यहां पर लॉन्च की गई थी लास्ट ईयर, ताकि वन हॉर्न जो राइनोसोरस है उनको यहां पर कंजर्व किया जा सके, क्योंकि इनकी पोचिंग बड़ी देखने को मिलती है। आप लोगों को पता है कि यहां पर जो इनका जो सींग होता है, ये सींग जो है वो कई बार यहां पर जो पोचर होते हैं वो काट कर ले जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर ये कई बार न्यूज में भी होते हैं। और आसाम के अंदर यहां पर आप लोगों को एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क है जो इन्हीं के नाम से जाना जाता है, उसका नाम आप लोगों को बताना है कौन सा है वो यहां पर। तो कंजर्वेशन का जो वर्क है यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर बेसिकली 5 ऑब्जेक्टिव यहां पर रखे गए हैं, जिसमें इंक्लूड कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ करना है, कि प्रोटेक्शन कैसे करना है, ठीक है, एक्सपेंड करना है इनका जो एरिया है, रिसर्च और मॉनिटरिंग का काम करना है, ताकि इसी के साथ में एडुकेटली सस्टेनेबल फंडिंग भी की जा सके। तो बेसिक ये है कि कैसे हम लोग इनको कंजर्व कर सकते हैं। देखिए, जब भी मैं कोई ऐसी न्यूज पढ़ता हूं, बड़ी एक सोचने के लिए थोड़ा सा एक सेकंड के लिए एक तरीके से मजबूर हो जाता हूं कि एक टाइम ऐसा था कि इंसान जो थे वो इन जानवरों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हथियारों को इजाद कर रहे थे। जब जंगल में रहा करते थे हमारे पूर्वज, तो इस टाइम पर ऐसा था कि अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे इन जानवरों से। आज की डेट में इंसान एक इतना खतरनाक जानवर हो चुका है कि इन जानवरों को इंसानों से प्रोटेक्ट करने की जरूरत यहां पर पड़ गई है। तो इससे समझ सकते हैं कि किस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, जो भी है, अगर आगे बात करते हैं यहां पर, तो बात की जा रही है यहां पर नेक्स्ट कि ये IUCN यानी कि जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन है, उसकी रेड लिस्ट में यहां पर आप लोगों को इंडेंजर्ड टू वनरेबल कैटेगरी में यहां पर आज के दिन में ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज है यहां पर, ये आप लोगों के सामने बात की जा रही है 55वां जो ज्ञानपीठ अवार्ड है उसके बारे में। ये अनाउंस किया गया यहां पर, बेसिकली जो दिया जा रहा है अभी यहां पर 2019 के लिए। तो ये काफी इंपोर्टेंट पोएट को दिया गया है। पहले तो ये पोएट है, नाम है इनका अखितम अच्युतम नामभूतेरी। तो ये इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है क्योंकि छठे राइटर हैं जो कि मलयालम लैंग्वेज से रिलेटेड है यहां पर, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में कई बार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि अब की बार किस लैंग्वेज को दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं। तो अब की बार जो दिया गया है मलयालम लैंग्वेज को दिया गया है। अच्छा, मलयालम लैंग्वेज हमारी कंट्री में मेनली किस राज्य से कनेक्टेड है, जिसके बारे में नॉर्मली आप लोगों नहीं कहते, बेसिकली जानते हैं कि हाँ इस राज्य में देखने को मिलती है। तो ज्ञानपीठ जो अवार्ड है हमारी कंट्री में इंडियन लिटरेरी अवार्ड है, जो कि एनुअली प्रेजेंट किया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ जो हमारी कंट्री में जो एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली इसको प्रोड्यूस करती है। और ये जो बेसिकली यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, ये जो 8th शेड्यूल है हमारी कंट्री में, जिसमें जो लैंग्वेज है उससे रिलेटेड यहाँ पर, और प्लस इंग्लिश, मतलब कहने का क्या हो गया, 8वें शेड्यूल में हमारी कंट्री में 22 लैंग्वेज है। 22 लैंग्वेज प्लस 1 इंग्लिश को ऐड कर यहाँ पर टोटल जो लैंग्वेज हो गई है 23 लैंग्वेज में यहां पर ये अवार्ड दिया जाता है। पहले तो इंपॉर्टेंट ये बात याद रखेगा। दूसरा ये याद रखेगा कि ये पोस्टुमसली नहीं दिया जाता है। पोस्टुमसली मतलब अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की जान चली जाती है उसके बाद ये अवार्ड दिया जाए, तो पोस्टुमसली ये अवार्ड नहीं दिया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है आप लोग इसके बारे में याद रखेगा। फर्स्ट जो अवार्ड था वो 1965 में दिया गया था। अभी लेटेस्ट अवार्ड जो यहां पर दिया गया है ये 2019 में ये अवार्ड दिया गया है। अगर आप लोगों से कुछ बातें मैं आप लोगों से बोलूं इसके बारे में कि इससे पहले यानी कि 2018 में किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था यहां पर अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष को दिया गया था यहां पर, जो कि इंग्लिश के राइटर है, वो 54वां अवार्ड था, ठीक है। इसके साथ में 53वां अवार्ड किसको दिया गया था, ये आप लोग बताइए, और कौन सी लैंग्वेज के लिए था। तो कई बार क्वेश्चन जैसे मलयालम में 6th राइटर है जिनको यहां पर ये मिला है, तो ये याद रखिएगा, इसके बारे में कई बार न्यूज में होता है। और इसलिए भी यहां पर क्वेश्चन बन सकता है, कोविड-19 की वजह से यहां पर डिले हो गई अवार्ड सेरेमनी, जिसके चलते यहां पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो भारतीय जो ज्ञानपीठ है यहां पर लिटरेरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ये आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो लिटरेसी के फील्ड में रहता है उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। इंडियन राइटर जो है इंडियन लैंग्वेज इंक्लूडिंग 8th शेड्यूल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश, ठीक है। तो ये याद रखना, यानी कि 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है प्लस इंग्लिश। तो क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं कि ये जो अवार्ड है 23 लैंग्वेज के लिए दिया जाता है, या फिर बोल देंगे ये अवार्ड जो है ओनली 8th शेड्यूल की लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। नहीं, इंग्लिश भी इसमें इंक्लूडेड है, याद रखना, क्वेश्चन बन चुका है पास्ट में भी। 11 लाख रुपीज प्लस ब्रोंज की जो रिप्लिका होती है ये यहां पर दी जाती है सरस्वती की, जो कि हिंदू गॉडेस है, जो कि नॉलेज और विजडम की यहां पर प्रतीक मानी जाती है, ठीक है। पोस्टुमसली नहीं दिया जाता है, जो मैंने भी आप लोगों को बताया, यानी कि ये ऐसा है कि जिंदे इंसान को ही दिया जाएगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिक जो यहां पर जो एक तरीके से जो पब्लिश किया जाता है ड्यूरिंग प्रीसीडिंग यानी कि लास्ट 20 ईयर में जो भी यहां पर काम किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के द्वारा किया जाता है, तो उसको यहां पर काउंट किया जाता है और उसके हिसाब से ये अवार्ड दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इंपॉर्टेंट अवार्ड हो गया, कौन से नंबर का अवार्ड है, ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएं, तो कंफ्यूजन मत लाइएगा, माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है ये खासकर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उससे रिलेटेड न्यूज है और कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। हमारी कंट्री में कई सारे आप लोगों को स्टेडियम देखने को मिल जाएंगे जहां पर एक फुल जो बॉडी है पर्सन एक तरीके से अच्छे से जो हष्टपुष्ट इंसान है उसके लिए सारी फैसिलिटी देखने को मिलेगी। पर जब हम लोग बात करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में, दिव्यांगजन के बारे में, उनके लिए नॉर्मली फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती थी। तो सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट एट ग्वालियर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारी कंट्री में फर्स्ट अपने तरीका सेंटर बोला गया है जो कि यहां पर ये बोली जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो इसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आता है। अब तक कोई भी ट्रेनिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी कंट्री में। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में बात करें तो यहां पर इनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी जो कि इनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट एट ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश के अंदर, तो ये यहां पर अप्रूव किया गया था कैबिनेट के द्वारा 2019 में। तो अब यहां पर ये बेसिकली पिक्चर में ग्राउंड लेवल पर यहां पर ये आ रहा है। रजिस्टर कहां पर किया गया? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1860 का है उसके तहत यहां पर इसको रजिस्टर किया गया है। गवर्निंग बॉडी कौन है? तो चेयरमैनशिप ऑफ यहां पर जो सेक्रेटरी यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी उसके द्वारा यहां पर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो बेसिकली सबसे बड़ी बात यहां पर ये हो गई कि फर्स्ट टाइम अगर कंट्री में कहीं पर कुछ हो रहा है और वो भी एक ऐसे सेक्शन के लिए जिस पे अलग से फोकस देने की जरूरत है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे कौन सी मिनिस्ट्री काम कर रही है, कहां पर बनाया गया है, किस पर्पज से लिए बनाया गया है। तो ये तमाम क्वेश्चन घुमा फिराकर आप लोगों से यहां पर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो यहां पर ये न्यूज है ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए। यहां पर अगर बात की जाए ये फेम के बारे में बात की जा रही है। फेम जो है इसका फुल फॉर्म आप लोग जानिए। सबसे पहले इसको बोलते हैं फास्टर एडेप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। तो ये फेम स्कीम जो है हमारी कंट्री में बेसिकली जो डीजल और पेट्रोल के जो हमारे इक्विपमेंट यूज करते हैं उनसे चेंज होकर बैटरी का जो व्हीकल है उस पर शिफ्ट होने की बात की जा रही थी, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको आप लोग बोलते हैं। तो ये स्कीम हमारी कंट्री में 2015 में लाई गई थी। फिर आगे चलकर इसका सेकंड एडिशन यानी कि सेकंड फेज इसका देखने को मिला। तो अभी हमारी कंट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर फोकस दिया जा रहा है ताकि हम लोग जो है अपनी कंट्री में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है जो रिलीज होती है यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर एरिया की वजह से, तो उसको हम लोग डिक्रीज कर सकें। तो आज की डेट में अगर बात करें 670 के करीब इलेक्ट्रिक बस हमारी कंट्री में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़, इसी के साथ में 241 के करीब चार्जिंग स्टेशन मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर में लगाए गए हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। ये सारी एक्टिविटी जो हैंडल कर रहा है हमारी कंट्री में डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री यानी कि जिसको DHI आप लोग बोलते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज के अंडर में आता है। तो ये यहां पर मिलकर इसके लिए काम कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे जो फेम स्कीम है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज के अंडर में, जो कि यहां पर इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। बेसिकली पर्पज यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर हाइब्रिड मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से भी चलते हैं और जो डीजल या फिर पेट्रोल से आप लोगों को ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली यहां पर बेसिकली ऐसा रहता है कि मिक्स्ड जो व्हीकल यहां पर निकल कर आते हैं, तो पेट्रोल वगैरह और इसी के साथ में इलेक्ट्रिसिटी का कॉम्बिनेशन आप लोग बोल सकते हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आप लोगों ने देखा होगा आसपास अब तो कई जगह, अगर आप लोग दिल्ली जैसी सिटी में या फिर किसी और दूसरी सिटी में रहती हैं तो एक आधा चार्जिंग स्टेशन आप लोगों को देखने को आज के में मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। तो ठीक है, तो इसके चलते यहां पर यही कोशिश की जा रही है कि जो व्हीकल है यहां पर इनको सपोर्ट किया जा सके और फास्ट तरीके से हम लोग इसको इंप्लीमेंट करें। कई सारे यहां पर कंसेशन भी दिए गए थे जब बजट प्रस्तुत किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो इसको खरीद सकें। तो यानी कहने का मतलब है कि इनको सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर ई व्हीकल हो गए यहां पर इस तरीके से, ठीक है, ई व्हीकल हो गए, ये सारी जो इस तरीके की कैटेगरी में आते हैं। तो आज की डेट में बोला जा रहा है जल्दी ही हमारी कंट्री में और भी जैसे कि चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। 10,000 करोड़ के करीब यहां पर 3 साल में आने वाले में ये पैसे खर्च करने की भी बात की गई थी। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर बजट वाला मेरा लेक्चर देखा होगा तो बजट में मैंने ये चीजें कवर की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है जो कि हमारी कंट्री की हिस्ट्री से भी यहां पर रिलेटेड है। नाम है इनका प्रीति लता वदेदार। तो ये जो पर्सनैलिटी है इन पर्सनैलिटी से रिलेटेड यहां पर बांग्लादेश की गवर्नमेंट के ऊपर द्वारा एक फिल्म सपोर्ट की जा रही है जो कि हमारी कंट्री में ये एक फ्रीडम फाइटर थी। आप लोगों को पता होगा अगर आज के डेट में आप लोग चीजें जानते हैं थोड़ा सा, तो हमारी कंट्री बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही पार्ट हुआ करता था। हमारी कंट्री जब आजाद हुई तो अलग अलग पार्ट में यहां पर डिवाइड होगी। इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ये पर्टिकुलर मैप अगर आप लोग देखिए जिसको आज के डेट में पाकिस्तान बोलते हैं और जिसको आप लोग बांग्लादेश बोलते हैं, एक टाइम पर यहां पर ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और ये वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और एक कंट्री थी इंडिया। यानी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान एक कंट्री थी और इंडिया अलग कंट्री थी। पर लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पर यहां पर ये काफी बड़ी पोलेमिक देखने को मिली बांग्लादेश के अंदर, तो उनको सपोर्ट किया गया हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक नई कंट्री का यहां पर जन्म हुआ जिसको बांग्लादेश बोला गया और वेस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान बोलना स्टार्ट कर दिया। यानी कि ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश बन गया और वेस्ट पाकिस्तान बन गया
तो इसके चलते एक नई और पड़ोसी देश हमारे यहां पर बन गए। पहले ये पाकिस्तान था दोनों, अब यहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गए। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, यानी कि आजादी से पहले की जो हमारी हिस्ट्री है और बांग्लादेश और पाकिस्तान की हिस्ट्री है वो सबकी हिस्ट्री एक जैसी है। तो यहां पर बात की जा रही है, यहां पर जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है यहां पर, जिनका नाम है प्रीति लता वदेदार। तो यहां पर ये 1911 यानी कि 1911 से लेके 1932 तक, यानी कि मोटे मोटे तौर पर देखें तो 22-23 साल ओनली ये जी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको जब अरेस्ट किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तो इन्होंने साइनाइड यहां पर इन्होंने कंज्यूम कर लिया और इनकी डेथ हो गई। 22 साल की उम्र में अपनी देश के लिए ये वाला जज्बा, तो आप लोग देखिए सैल्यूट कर सकते हैं ऐसी पर्सनैलिटी को, यानी कि किसी चीज के लिए इतना बड़ा जज्बा यहां पर जब देखने को मिलता है। तो इनकी जो पढ़ाई हुई वो बांग्लादेश में आप लोगों को देखने को मिली, और इसीलिए यहां पर ये बांग्लादेश से बिलोंग करती है इंडायरेक्ट वे में अगर बोला जाए आज के डेट में, तो इसलिए यहां पर ये चीजें सपोर्ट की जा रही हैं। तो इनका जो ग्रुप था वो हेड किया जा रहा था सूर्य सेन जी के द्वारा। और इसी के साथ में यहां पर जो 15th रिवोल्यूशनरीज 1932 में यहां पर जो आर्म अटैक थे, यहां पर बेसिकली जो बात की जा रही है यहां पर ये बात की जा रही है परहातली यूरोपियन जो क्लब है उसके बारे में। तो यहां पर कई सारे एक लोग मर गए और कई सारे इंजर्ड हो गए। तो यहां पर उस टाइम पर इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, तो इन्होंने साइनाइड खा लिया था उस टाइम पर, ठीक है। यानी कि मर जाना है पर अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं आना है। तो ऐसे हुआ करते थे हमारे फ्रीडम फाइटर। तो आज की डेट में जो आजादी आप लोगों को देखने को मिलती है ना, जिसको हम लोग इतनी अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, उसके पीछे बहुत सारे लोगों के प्राण न्यौछावर हुए हैं, तब जाकर हमको ये मिली है। तो हमको लोगों को इसकी कीमत थोड़ी सी समझनी चाहिए।